नमस्कार दोस्तों, मैं सीएमएन सुमित रस्तोगी आज आपके सामने कॉस्ट शीट की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट समझाने जा रहा हूं। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं और बच्चे इन पॉइंट्स को गलत तरीके से एग्जाम में कैलकुलेट करते हैं और उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट आपसे गलत हो। तो सबसे पहले क्लास 2 के अंदर देखिए, आज का पहला पॉइंट क्या है आपके सामने। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने क्लास 1 में आपको समझा दिया था, एक एग्जाम्पल भी आपको कराया था। अब मैं क्लास 2 के अंदर आपके लिए कुछ नए पॉइंट्स लेके आया हूँ। और नया पॉइंट क्या है आपके पास जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आ रहा है। आप यदि नए सिलेबस के क्वेश्चन देखेंगे कॉस्ट शीट के, तो वहाँ पे हर बार ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से रिलेटेड लैंग्वेज में एक पॉइंट लिखा आता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, या फिर लिखा आता है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। सर समझ नहीं आया क्या बोला आपने? बेटे ध्यान से सुनो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए एग्जाम में दो पॉइंट आ सकते हैं, या तो लिखा होगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी या लिखा होगा नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। सर क्या मतलब इसका? हमने जो कॉस्ट शीट पढ़ी थी उस कॉस्ट शीट में हमेशा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले, मतलब इन दोनों के बीच में लिखा जाता था। बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, वहां पर इंस्टीट्यूट क्या लिख के दे रहा है? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब ऑफिस का जो खर्चा किया गया है कंपनी के द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा, वो खर्चा प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। इसका मतलब आप उसको प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे। फिर कहाँ लिखेंगे भाई? फिर आप उसको वो लिखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखते थे, उसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी लिख दोगे। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है, देखिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। जरा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं कि चार्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए खास तैयार किया है ताकि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करें। इस चार्ट को ध्यान से समझें। कैसे समझना है? क्या लिखा है? ट्रीटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, पूरा नाम होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब कि हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का खर्चा किया है, क्या वो खर्चा करने के बाद वो सारा खर्चा प्रोडक्शन को बनाने के लिए किया गया, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और यदि उसका संबंध प्रोडक्शन से नहीं है तो हम उसको कहते हैं नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। बात समझ में आ रहा है? मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको जब हमने सैलरी पे की, तो पॉइंट यहां पे आता है कि खर्चा तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हुआ, लेकिन उन एम्प्लॉइज ने काम किसके लिए किया था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करने के लिए काम किया था, तो वो खर्चा माना जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। और यदि वहां के स्टाफ ने कोई भी योगदान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए नहीं किया, तो हम मान के चलेंगे नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। समझ गए एग्जाम्पल छोटा सा कि रिलेटेड और नॉन रिलेटेड में क्या फर्क है? तो जब कोई खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से संबंधित है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, और यदि वो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इसका मतलब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। सर इससे फर्क क्या पड़ता है कि सर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है? फर्क पड़ता है जगह का फर्क पड़ता है। ध्यान दीजिए, यदि आप ऑफिस का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले लिखेंगे, तो आप इसे यहां पे लिख रहे हैं, और यदि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान के चल रहे हैं, तो आप बेटा उसको कहां पे लिख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद। सर इससे फर्क क्या पड़ता है? अमाउंट आप यहां पे लिखें या अमाउंट आप यहां पे लिखें, टोटल में तो आ ही रहा है ना बेटा, फर्क पड़ेगा। यदि आप अपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं, यदि आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन हम किस पे करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। किस पे करते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यदि ये खर्चा मैं बाद में लिखूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट कम आएगा, और यदि पहले लिखूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट ज्यादा आएगा, जिससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में चेंज आ जाएगा और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट चेंज हो जाएगा, टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लिखा, तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा, उससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू में चेंज आएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट चेंज हो जाएगा, टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट का अमाउंट चेंज आ जाएगा। बात समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी बना दी आपके लिए।
पहली कैटेगरी क्या लिखा है, नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन आपके सामने आया, जैसे मैंने एग्जांपल 1 दिया था क्लास 1 में, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट दे रखा था सेल का 10%। आपको याद होगा क्लास 1 में एग्जांपल लिया था 2,75,000 का 10% था या 5% था, 10% था सेलिंग और 5% था एडमिनिस्ट्रेटिव, 13,750 रुपये निकाला था हमने। कोई भी अमाउंट हो सकता है, एक एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपका रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नॉट रिलेटेड। तो हम क्या कहते हैं, एज पर ICMI, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो भगवान है, वो कहता है एज्यूम कर लो कि सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, मतलब वो सारा का सारा खर्चा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने किया है, वो किस काम को करने में किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए किया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटी हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स बन रहा है, उस काम में उन्होंने योगदान दिया है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही। ये कब लेना है, जब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ ना लिखाओ। दूसरा केस जो अब तक करते आ रहे थे हम, वो केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, गिवन इंफॉर्मेशन, एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा 2A, एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पे या तो लिखा होगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, या लिखा होगा नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, या तो लिखा होगा रिलेटेड या लिखा होगा नॉट रिलेटेड। यदि रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले पहले आपको फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हो ना, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस क्या करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो करना है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले पहले लिखना है। और यदि आप नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मानते हो तो कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद जिस जैसे सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हो, सिमिलरली सेलिंग ओवरहेड के साथ साथ क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऐड इन फैक्ट्री कॉस्ट टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, और यदि एग्जाम में लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो पहले, उसमें ऐड करो, और फिर आपके पास आएगा COS, कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको कहते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। जरा मैं इसको समझा देता हूं आपको। मान लीजिए हमने यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली, जरा एग्जांपल को समझो, ठीक है ना। हमने फैक्ट्री कॉस्ट निकाली 1 लाख रुपए, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10,000 रुपये, तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मान लीजिए आपके पास में 15,000 का ओपनिंग स्टॉक है, 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,05,000 रुपये। ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप इसमें ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड, मान लीजिए आपका सेलिंग ओवरहेड है 25,000, तो आपके पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,30,000, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मैंने कहाँ लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले, मतलब आप इसको केस मानो 1, ठीक है ना। कहाँ लिखा है, पहले लिखा है। इसका मतलब ये क्या माना जाएगा, इंस्टीट्यूट कहता है यदि आप इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लिखते हैं तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी माना जाएगा, ठीक है जी। यदि इस खर्चों को मैं ऊपर की जगह नीचे लिख दूं, ऊपर की जगह नीचे लिख दूं, ध्यान से समझिए, ऊपर की जगह कहां लिख दूं, नीचे लिख दूं, तो फिर क्या होगा। हाँ जी, केस नंबर 2, केस नंबर 2, यहां पे आपका 1,00,000 रुपये है, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ताकि कंपैरिजन आपको समझ में आ जाए। चलिए, हाँ जी, केस नंबर 2 में हम यहां पे लिख रहे हैं फैक्ट्री कॉस्ट 1,00,000 रुपये, ठीक है जी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम यहां पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं जब 10,000 रुपये वो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें ताकि एग्जाम में आपके गलत ना हो सॉल्यूशन। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना आ जाएगा, 95,000। अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं सेलिंग ओवरहेड
आप लिख रहे हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड आपके पास है 25,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके पास है 10,000। हाँ जी, टोटल अमाउंट कितना आएगा आपके पास में? 1,30,000। टोटल कॉस्ट पहले भी 1,30,000 रुपये थी, अब भी 1,30,000 है। तो बच्चे कहते हैं कि सर अमाउंट ऊपर लिखें या अमाउंट नीचे लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है? बेटा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि प्रेजेंटेशन आपकी चेंज हो जाती है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट जो 1,10,000 रुपये था वो आपके पास हो गया 1,00,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट जो 1,05,000 रुपये था वो आपके पास हो गया 95,000। तो कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। टोटल कॉस्ट पे इस एग्जांपल में फ़र्क नहीं पड़ा, बट जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको निकालनी पड़े वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। अगला एग्जांपल मैं वही ले रहा हूँ जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दे नहीं रखी होगी, निकालनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे नहीं रखी होगी, निकालनी पड़ेगी। एग्जाम्पल 2 में तो पहला पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यदि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले पहले लिखते हैं तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गया, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। और यदि आप बाद में लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, तो ये केस क्या बन जाएगा? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन हाँ जी, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले तो इस एग्जांपल से ये समझ में आ रहा होगा कि यदि रिलेटेड लिखा है तो कहाँ लिखना है, नॉट रिलेटेड लिखा है तो कहाँ लिखना है। ठीक है जी? बच्चों को यही लग रहा है कि टोटल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आऊँगा, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें आपको समझ में आएगा कि अमाउंट ऊपर और नीचे लिखने से टोटल कॉस्ट पे भी फर्क पड़ता है। देखिए कैसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है आपके लिए कॉस्ट शीट का। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हमें क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है फिनिश गुड्स का, तो हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? ये फॉर्मूला कैसे बना, जब क्लास नंबर 3 आएगी कॉस्ट शीट की तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यदि हमें क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो हम इस चमत्कारी फॉर्मूले की मदद से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये फॉर्मूले का यूज़ अभी मैं आपको कहाँ समझा रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को मुझे ऊपर लिखने या नीचे लिखने से मेरी टोटल कॉस्ट पे फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता। पिछले एग्जांपल में क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाल के दे रखी थी इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यदि हमें निकालना पड़े तो फर्क पड़ेगा। देखिए कैसे। अब मान लो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्वांटिटी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,000 यूनिट, और साथ में हमें उसका अमाउंट भी बता रखा है, मान लीजिए 20,000 रुपये। ठीक है ना? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दे रखा है 2,000 यूनिट। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखा है या नहीं दे रखा? नहीं दे रखा। हाँ जी, आपको दे रखा है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है ना? सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये आपको दे रखा है 1,90,000 रुपये। ये आपके पास है 20,000 रुपये। ये आपके पास है 15,000। ठीक है ना जी? इस एग्जाम्पल को समझिए और जितने भी डाउट्स हैं
वो सारे के सारे बेटा अब आपके क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो बता रखी है, उसका अमाउंट नहीं बता रखा। तो इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, उसमें दो केस आते हैं, एक है रिलेटेड और दूसरा है नॉट रिलेटेड। यदि बेटा रिलेटेड की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले लिखना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। और यदि नॉट रिलेटेड की बात करेंगे तो वो अमाउंट कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आ रहा था वो ऐसे ही आएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ रिलेटेड और दूसरी जगह लिख रहा हूँ नॉट रिलेटेड। एक जगह लिखा रिलेटेड और दूसरी जगह लिखा नॉट रिलेटेड। यहां हमने सबसे पहले लिखा फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ जी, फैक्ट्री कॉस्ट मेरे पास है क्वेश्चन में 1,90,000। कंपेयर करके चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा हमने यहां पे लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो हमें पहला केस है रिलेटेड, मतलब 20,000 पे यहां पे लिखना पड़ेगा। हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,10,000 पे और 1,90,000। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 1,000 यूनिट, उसकी वैल्यू 20,000 पे, हमने यहाँ पे लिखा 20,000 पे और यहाँ पे हमने लिखा 20,000 पे। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी तो हमें बता रखी है 2,000, बट उसकी वैल्यू नहीं बता रखी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 2,10,000 पे है। तो पहले केस में 2,10,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, क्वांटिटी प्रोड्यूस, जो कि हमारे पास है 10,000। क्वांटिटी प्रोड्यूस हमारे पास कितनी है, 10,000, और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आपके पास है 2,000। दूसरे केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है 1,90,000, क्वांटिटी प्रोड्यूस है 10,000, क्वांटिटी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की है 2,000। अब जरा अपना अमाउंट निकाल के देखो कितना कितना आता है। 2,10,000 को आपने डिवाइड किया 10,000 से, मल्टीप्लाई किया 2,000 से, और आपके पास कितना आ जाएगा 42,000। और यहाँ पे आपके पास आएगा 1,90,000 को 10,000 से डिवाइड किया, 2,000 से मल्टीप्लाई किया, 38,000। इसका मतलब आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे 42,000 और इस जगह आप लिखेंगे 38,000। आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आएगी, पहले केस में 2,10,000 में हमने प्लस किया 20,000 माइनस किया 42,000, हमारे पास आ जाएगा 1,88,000, 1,88,000। और सेलिंग ओवरहेड आपके पास कितना है 15,000। एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट 2,03,000। हाँ जी, दूसरे केस में 1,90,000 में हमने ऐड किया 20,000 माइनस किया 38,000, आपके पास आ जाएगा 1,72,000 प्लस 15,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20,000, क्योंकि आपने नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी माने, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 15,000 प्लस 20,000 2,07,000। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बेटा हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा, हाँ जी, कहीं ना कहीं हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जहाँ हमारी टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी कंसीडर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव को, तो 2,03,000 रुपये आता है।
और यदि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मानते हैं तो कितना आता है, 2,07,000। बात समझ में आ गई। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर ऊपर लिखे या नीचे लिखे फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क कब नहीं पड़ता, जब आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट निकाल के दे रखा होता है। फ़र्क कब पड़ेगा, जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट दे नहीं रखा और आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। निकालने पर आपने क्या देखा, एक जगह 42,000 रुपये आ रहा है और एक जगह कितना आ रहा है, 38,000। कितने का डिफरेंस आ गया, 4,000 का। 4,000 का डिफरेंस आने की वजह से यहाँ पे आपकी कॉस्ट 4,000 पे कम हो गई और यहाँ आपकी कॉस्ट 4,000 पे ज़्यादा हो गई। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं दे रखा बेटा, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले पहले लिखना है। फिर से दिखा देते हैं, कहाँ लिखना है, एड इन फैक्ट्री कॉस्ट टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा। इंस्टीट्यूट कहता है भाई एज्यूम कर लो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दो। और यदि क्वेश्चन में कुछ लिखा है फिर तो दिमाग खराब करने वाली बात ही नहीं है, फिर तो सिंपल है। यदि रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखा है तो फैक्ट्री कॉस्ट जैसे निकालते हो वैसे निकालो, ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये दोनों केस हो गए सेम, सेम हो गए ये दोनों हो गए सेम। और यदि वो कहता है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद जैसे सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी लिखना है। बोलो भाई कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, क्लास 2 में आज का जो पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आया था, इसी तरीके से मिलता जुलता बिल्कुल क्वेश्चन था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन March 31। सेल आपके पास कितने रुपए दे रखी है, आपको दे रखी है 6,50,000 रुपये की सेल दे रखी है। आपके पास में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 10,000 है, WIP का 5,000 है, मटेरियल कंज्यूम 2 लाख रुपये, वेजेस आपके पास है 1,50,000, फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का 80% है। तो इसका मतलब वेजेस आपके पास कितनी है, 1.5 लाख, 1.5 लाख का 80% आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,20,000। आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक WIP का 7,000, फिनिश गुड्स का 15,000, अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंस 50,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव आपको दे रखे 60,000। अब ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको दे रखे 60,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको दे रखे 60,000। ध्यान से समझो, इस एग्जाम्पल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको 60,000 रुपये दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। भाई 60% रिलेटेड है तो बाकी का बचा 40% क्या है, नॉट रिलेटेड हो गया। इसका मतलब यदि 60% रिलेटेड है तो बाकी का 40% क्या हुआ, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब इस 60,000 को आपने दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक 60% वाला पोर्शन और एक बेटा आपका 40% वाला। 60% आपके पास कितना आ जाएगा 60,000 का, मैथ्स में तो आप सब लोग चैंपियन हैं ही, मानना पड़ेगा। और यदि कोई दिक्कत भी है तो भाई कैलकुलेटर तो आपको मिल ही रहा है ना, एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता है आपको, अलाउ है। मतलब मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ से मिलेगा, अलाउ है यूज़ करना। चलिए, तो 60% आपके पास आ जाएगा 36,000 और 40% आपके पास आ जाएगा 24,000। ये कहाँ पे लिखना है, ये कहाँ पे लिखना है, बिटवीन बिटवीन फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अमाउंट आपको कहाँ पे लिख के दिखाना है, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। और ये अमाउंट आपको कहाँ लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट से। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई किसी को। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइए किसी को। चलो भाई समझ में आ गया सबको, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था जून 25 में, उसमें लिखा था नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। सारा का सारा अमाउंट आपको नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लेना था, सेम क्वेश्चन था यही। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी ले लिया ताकि बाकी का 40% नॉट रिलेटेड आ जाए। कल को यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और ये पॉइंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए 60% ऊपर लिखना है, 40% नीचे लिखना है। ऊपर नीचे का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। तो सबसे पहले हमने मटेरियल कंज्यूम लिखा 2 लाख रुपए,
फिर आपकी लेबर लिखी हमने 1.5 लाख रुपए, प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 3,50,000 रुपये। फैक्ट्री का खर्चा आपकी लेबर का 80% है, तो 1.5 लाख का 80% आपके पास आ जाएगा 1,20,000। ओपनिंग WIP आपके पास क्वेश्चन में कितना है 5,000 और क्लोजिंग आपके पास है 7,000। 5,000 और 7,000 लिखा, आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 4,68,000। अब ध्यान से समझना है जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया था, 36,000 पे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद लिखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लिखना है। तो हमने क्या किया, 36,000 को पहले लिखा और जो 24,000 पे है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद लिखा। बस इतना ही है, ज़्यादा मेहनत है ही नहीं भाई, बहुत सिंपल है कॉस्ट शीट चैप्टर। आपको सिर्फ सारी की सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है और समझनी है और कहाँ लिखनी है ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे इसी बात पे कंफ्यूज थे, कई लोग ऊपर लिखा है, कई लोग नीचे लिखा है, नीचे लिखा तो सही था, ऊपर लिखा तो पूरा क्वेश्चन गलत। अब बच्चे कहते हैं सर सारी चीज़ें तो मैंने ठीक लिखी, एक ही तो गलती की। बेटा एक ही गलती सबसे बड़ी गलती होती है। इंस्टीट्यूट कहता है प्रोफेशनल एग्जाम है, प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, गलती हो गई मतलब 0 नंबर हो गए आपके। किस्मत अच्छी है, एक आध नंबर मिल जाए तो मिल जाए, बट मान के चलो यदि गलती हो गई तो खत्म नंबर। अब आगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की वैल्यू लिखो। आपके पास में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की वैल्यू है 10,000, क्लोजिंग आपके पास है 15,000। 10,000 लिखा बेटा, 15,000 लिखा हमने, और आपके पास में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 4,99,000, 4,99,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्वेश्चन में 50,000 गिवन है, वैसे के वैसे लिखना है। टोटल कॉस्ट आपके पास आएगी 5,73,000। सेल वैल्यू 6.5 लाख रुपए दे रखी है, 6.5 लाख में से आपने माइनस कर दिया 573, आपका बैलेंसिंग फिगर 77,000 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा यदि क्वेश्चन में कुछ ना बता रखा हो, कहाँ लिखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले पहले लिखना है। क्वेश्चन में लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लिखना है। नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखा है, बाद में लिखना है सारा अमाउंट। यदि ये वाला पॉइंट आ जाए 60% या 40% वाला, तो जितना रिलेटेड है ऊपर लिखना है, और नॉट रिलेटेड वाला जो पार्ट आएगा, पोर्शन आएगा, वो आपको बाद में लिखना है। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। देखिए भाई, अब आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल का ही है और इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपके पास में एक कंपनी दे रखी है जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रखी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है? इसमें आपके पास में मटेरियल का अमाउंट है 3,20,000 रुपये, वेजेस आपके पास है 8 लाख रुपये, प्रोडक्शन ओवरहेड जिसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड 4,80,000 रुपये, 25% इसमें बेटा वेरिएबल है, इसका मतलब बाकी का 75% आपका फिक्स्ड आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और समझने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,60,000 रुपये है, जिसमें 75% फिक्स्ड है, बाकी का 25% वेरिएबल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 33 1/3% वेरिएबल है, इसका मतलब 1/3 वेरिएबल है और 2/3 आपका फिक्स्ड है। टोटल कॉस्ट है 20 लाख रुपए, सेल आपके पास है 25 लाख और आपका प्रॉफिट है 5 लाख। अब 25 लाख रुपए की जो सेल है और पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 125 रुपये, इसका मतलब यदि मैं एक यूनिट 125 रुपये की बेचूं तो 25 लाख रुपए की सेल करने के लिए मुझे कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? 25 लाख को मैंने डिवाइड किया 125 से और मेरे पास आ गया 20,000 यूनिट। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी यूनिट की है? 20,000 यूनिट की है। 25 लाख को 125 से मैंने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। फॉर द ईयर 2024-25 ऊपर इंफॉर्मेशन है 23-24 की, ऊपर इंफॉर्मेशन है 23-24 की, नीचे इंफॉर्मेशन है 24-25 की। ये इंफॉर्मेशन पिछले साल की हो गई, ये इंफॉर्मेशन इस साल की हो गई, ऐसा मान के चल लो। आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20% बाय इनकरिंग एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹45,200। ये कहते हैं अतिरिक्त एडिशनल हमने खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे 45,200 का, जिससे हमारी सेल 25% या 20%, कितनी 20% इंक्रीज हो गई। इसका ना जितनी सेल हम पिछली बार कर रहे थे वो 20,000 यूनिट थी, अब 20,000 का 20% हो गया 4,000। इसका ना इस बार आपकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 24,000। इस बार आपकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 24,000। तो सॉल्यूशन में देखो, पिछले साल 2023-24 में हम 20,000 यूनिट बेच रहे थे, इस बार हमारी सेल 20% बढ़ गई। तो 20% बढ़ाने के कई तरीके हैं, या तो प्लस 20% कर दो कैलकुलेटर में, या इंटू 120% कर दो, या फिर 20,000 का 20% 4,000 निकाल के 20,000 में जोड़ दो, तब भी कितना आएगा? 24,000। 24,000।
तो पिछले साल हम 20,000 यूनिट बेच रहे थे, इस साल हम कितनी यूनिट बेचेंगे? 24,000। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, जिससे हमारी प्रमोशन हो गई और हमारी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी और हमारी सेल 4,000 यूनिट बढ़ गई। अगला पॉइंट, मटेरियल प्राइजेस। अब यही सारे पॉइंट है जो मैंने आपको क्लास 1 में समझाए थे। मटेरियल प्राइजेस विल गो अप बाई 10%, मटेरियल का प्राइस आपका 10% बढ़ गया। वेजेस विल गो अप बाई 5%, साथ में जो हमारी एफिशिएंसी है वो 12% बढ़ गई, मतलब वेजेस भी बढ़ी और साथ में एफिशिएंसी भी बढ़ी। वेरिएबल ओवरहेड 5% इंक्रीज हो गया। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज बाई 33 1/3%, आप इसको 1/3 भी कह सकते हैं। 33 1/3% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/3। रिक्वायर्ड में आपसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड आउट न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 24-25 इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न इन 2023-24, मतलब जो प्रॉफिट आपने पिछले साल कमाया था 5 लाख रुपए, उतना ही प्रॉफिट यदि हम इस साल कमाएं अमाउंट में, तो बताइए हमें अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए? सब कुछ बता देंगे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 2023-24 की कॉस्ट शीट बनाई। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आपका मूल मंत्र क्या है? आपका मूल मंत्र है, मेन पॉइंट है कि आप सबसे पहले पिछले साल की कॉस्ट शीट तैयार करो। कैसे तैयार करें? जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी हो। सब मतलब क्या हुआ, आपको मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 3,20,000, 3,20,000 रुपये लिखो। लेबर कॉस्ट दे रखी है 8 लाख रुपये लिखो। प्रोडक्शन ओवरहेड जिसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, वो 4,80,000 रुपये, 4,80,000 रुपये में 25% आपका वेरिएबल है, तो 75% आपका फिक्स है। तो वेरिएबल पार्ट अलग लिखो, फिक्स पार्ट अलग लिखो। देखो, सबसे पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे शुरुआत किससे करनी है? मुझे शुरुआत करनी है 2023-24 से, क्योंकि वो मेरा बेस है, उसको बेस लेके मुझे 24-25 का आंसर निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मटेरियल का अमाउंट लिखा 3,20,000 रुपये, फिर मैंने लिखा लेबर का अमाउंट 8 लाख रुपये, मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई 11,20,000 रुपये, 11,20,000 रुपये प्राइम कॉस्ट आ गई। 4,80,000 रुपये मेरा फैक्ट्री का खर्चा है और उसका 25% 1,20,000, 4,80,000 का 25% 1,20,000 रुपये फैक्ट्री वेरिएबल पोर्शन आएगा। बाकी का 75% 3,60,000 रुपये मेरा फिक्स पोर्शन आएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पॉइंट नंबर 4-5 में कुछ इस तरीके की जानकारी दे रखी है कि वेरिएबल पोर्शन बढ़ रहा है, फिक्स पोर्शन बढ़ रहा है, तो मुझे वेरिएबल को अलग रखना पड़ेगा, फिक्स को अलग। क्योंकि वेरिएबल जो कॉस्ट होती है, वेरिएबल जो खर्चे होते हैं वो क्वांटिटी पे बेस्ड होते हैं, और वो जो फिक्स खर्चे होते हैं वो क्वांटिटी पे बेस्ड नहीं होते, ये आपको पहले ही पता है। आगे देखिए, हमने लिखा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट, आप इसे फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। वर्क्स की जगह आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा है वो आपके पास है 1,60,000, जिसका 75%, 1,60,000 का 75% आपके पास आ जाएगा कितना? 1,20,000। तो 1,20,000 पे आपका फिक्स हो गया, बाकी का 25% 40,000 आपका वेरिएबल आ गया। आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 17,60,000। आपके पास आ गया वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 80,000 पे आपको 1/3 वेरिएबल है, तो 2,40,000 का 1/3, 2,40,000 का 1/3 80,000, और 2/3 ये 1/3 है, ये 2/3 है 1,60,000। एडवर्टीजमेंट का खर्चा पिछले साल नहीं था, आपकी टोटल कॉस्ट है 20 लाख। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले क्यों लिखा? तो बेटा क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एजम्पशन लेनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट की कि आप एज्यूम कर लो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और आप इसे कहाँ पे लिखो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले। मैंने भी वही किया भाई जो इंस्टीट्यूट बोलता है। इंस्टीट्यूट भगवान है, मार्क्स उसने ही देने हैं, पूजा उसी की करो, वो जो कहता है वो सब कुछ सही है भाई, अपना दिमाग नहीं खर्च करना। चलो आगे। अब 2023-24 की मेरी कॉस्ट शीट तैयार हो चुकी है, जिसमें मैं टोटल कॉस्ट निकाल चुका हूँ। सेल मुझे पता ही है 25 लाख, प्रॉफिट कितना है 5 लाख। अब मैं आ गया 24-25 पे। 24-25 मेरा मेन पॉइंट है जिसको समझना है, 24-25 मेरा मेन पॉइंट है जिसको समझना है। सबसे पहले ये कहते हैं 2024-25 में अगले साल आपकी क्वांटिटी 20% बढ़ गई, तो 20,000 का 20% 4,000। अब आपकी क्वांटिटी 20,000 की जगह कितनी बनेगी? 24,000। तो मैंने यहाँ पे 24,000 भी लिख दिया समझाने के लिए। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होते हैं, मेन पॉइंट शुरू होते हैं। सर हमारा मटेरियल का खर्चा 3,20,000 रुपये था, हमारा मटेरियल का खर्चा कितना था? 3,20,000। कितनी यूनिट बनाने के लिए? कितनी यूनिट बनाने के लिए? 20,000। अब हम कितनी यूनिट बनाना चाहते हैं? 24,000। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, 3,20,000 रुपये का खर्चा हमने मटेरियल का किया था 20,000 यूनिट के लिए।
अब हम 24,000 यूनिट बनाना चाहते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीन लाख 20,000 का खर्चा हमने किसके लिए किया था? 20,000 के लिए। हमें किसके लिए चाहिए? 24,000 के लिए। बात समझ में आ रही है? फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? मेटेरियल प्राइसेस विल गो अप बाई 10%। तो मेटेरियल का जो भी खर्चा आएगा वो अब 10% इंक्रीज हो चुका है, 10% इंक्रीज हो चुका है। तो 3,20,000 को मल्टीप्लाई करो 24,000 से, डिवाइड करो 20,000 से, आपके पास आएगा 3,84,000। और उसमें वो कहते हैं 10% ऐड कर दो, मतलब 3,84,000 का 10% हो गया 38,400। 38,400 इसमें आप ऐड कर दो और आपके पास आ जाएगा 4,22,400। 4,22,400। कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, 3,20,000 को मल्टीप्लाई करो 24,000 और 20,000 का जो रिलेशन है, 24,000 और 20,000 का जो रिलेशन है वो देखो कितना है। 24,000 को 20,000 से डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगा 1.2। तो आप यहाँ पे 1.2 लिख सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर 1.2 की जगह हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी, 120% लिख सकते हो। 24,000 20,000 का 120% है, इंटू 110% कर दो, क्योंकि 10% प्राइस की और ये बढ़ रही है। जब कोई चीज़ बेटा इंक्रीज होती है तो आप उसे प्लस कर देते हैं। हाँ जी, जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो? प्लस कर देते हो। जैसे 10% इंक्रीज हुआ तो 110%, 12% इंक्रीज हुआ 112%, 15% इंक्रीज हुआ 115%। तो आपका यहाँ पे शॉर्टकट लगेगा और सीधा आपका अमाउंट आ जाएगा 4,22,400। चेक कर लो, 3,20,000 को मल्टीप्लाई किया 120% से, मल्टीप्लाई किया 110% से, 4,22,400 आपको अमाउंट लिखना है। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे लिखा 4,22,400। हर कैलकुलेशन को मैं सेपरेट शो करके दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है वेजेस, जो सबसे मेन पॉइंट है समझने के लिए। काफ़ी सारे बच्चे गलत कर देते हैं ये पॉइंट। मैंने अभी आपको क्लास 1 में लेबर कॉस्ट में समझाया भी था, वो सारे पॉइंट यहाँ पे भी आ गए। वेजेस 5% इंक्रीज हो गई, साथ में वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। जब वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो समझ लो आपकी लेबर कॉस्ट घटने वाली है, क्योंकि ज़्यादा समय का काम कम समय में होगा। तो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। हाँ जी, इसको क्लियर करते हैं। देखिए भाई, हमारी लेबर थी पिछले साल 8 लाख रुपए। पिछले साल हमारी लेबर कितनी थी? 8 लाख रुपए, 20,000 यूनिट बनाने में। इस बार हम बना रहे हैं कितनी? 24,000। साथ में हमने जो लेबर का प्राइस है, जो लेबर रेट है वो 5% बढ़ा दिया। अब बढ़ाने पर हमारी जो लेबर रेट है वो हो जाएगी 105%। ठीक है ना? और जो अमाउंट निकल के आएगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से हमारे को पैसे क्या देने पड़ेंगे? कम देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 से, डिवाइड करेंगे 20,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 105% से, और जो वैल्यू आएगी उसको 112% से डिवाइड कर देंगे। आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगा वो आ जाएगा 9 लाख रुपए। कई लोग इसको क्या करते हैं? 8 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 120% से, क्योंकि इनका रिलेशन 120% है, इंटू 105%, और जो वैल्यू आती है उसे 112% से डिवाइड कर देते हैं। एफिशिएंसी यदि इंक्रीज हो रही है तो डिवाइड कर दिया 112 से। यदि एफिशिएंसी डिक्रीज होती, मान लो 10% एफिशिएंसी डिक्रीज होती, तो 90% से डिवाइड करते। डिवाइड तो करना ही है, पर डिवाइड किससे करना है? एफिशिएंसी बढ़ा तो 100 प्लस कर दो, और यदि घटा तो 100 में से माइनस कर दो। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चैप्टर वेरी वेरी सिंपल है। सुमित सर आपके साथ है, टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। टेंशन किस लिए लेनी? टेंशन के लिए मैं हूं ना आपके लिए, किस बात की टेंशन? चलो भाई आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 9 लाख रुपए। चलो भाई, तो लेबर हमने कितना लिख दिया? 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज। अब आगे देखिए, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई 13,22,400। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं? जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, जरा एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट नंबर 4 में वेरिएबल ओवरहेड। अब वेरिएबल ओवरहेड में ये नहीं बता रखा कौन सा वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास क्वेश्चन में 3 जगह दिखाई दे रहा है। एक वेरिएबल ओवरहेड ये आपके पास में फैक्ट्री का, एक वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव का है, और एक वेरिएबल सेलिंग का है।
मतलब हमारे पास में जो वेरिएबल ओवरहेड है वो 3 जगह दिखाई दे रहे हैं, 3 जगह दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल ओवरहेड जो कि इन्होंने कहा 5% बढ़ेगा, 5% क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड की कंप्यूटेशन कैसे करोगे समझो। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे जरा वो भी समझ लेते हैं भाई, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल ओवरहेड है, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो आपके पास किसका हो, एडमिनिस्ट्रेटिव का, चाहे वो आपके पास सेलिंग का हो। हमने यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले किसकी, फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड की, फिर आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव, और फिर आपके पास है सेलिंग। अमाउंट कितना कितना था भाई पिछली बार आपका था 1,20,000 रुपये, 40,000 रुपये और 80,000 रुपये। हाँ जी, 1,20,000 रुपये, 40,000 रुपये और 80,000 रुपये। ये 2023-24 का था, हमें निकालना है 24-25 का। अच्छा, जो वेरिएबल ओवरहेड होता है उसका रिलेशन होता है क्वांटिटी से। तो पिछली बार जो हमारी क्वांटिटी थी वो थी 20,000, हम क्वांटिटी बना रहे हैं 24,000 और बेच भी 24,000 रहे हैं। और कितना इंक्रीज हो गया भाई, वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज बाई 5%। तो 5% बढ़ने का मतलब 105% से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई अमाउंट कितना कितना निकल के आता है फटाफट से। हाँ जी, 1,20,000 को मल्टीप्लाई किया 120% से, मल्टीप्लाई किया 105% से, आपके पास आ जाएगा 1,51,200, 1,51,200। हाँ जी, 40,000 को मल्टीप्लाई किया आपने 120% से, मल्टीप्लाई किया 105% से, आपके पास आ जाएगा 50,400। हाँ जी, 80,000 को मल्टीप्लाई किया 120% से, मल्टीप्लाई किया 105% से, आपके पास आ जाएगा 1,08,000। हाँ जी, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000। हाँ जी, कोई दिक्कत। तो ये सारे के सारे कौन से अमाउंट आ गए, वेरिएबल आ गए। अब बात करते हैं फिक्स की। तो पॉइंट नंबर 5 को यदि ध्यान से आप समझें तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाई 33 ध्यान रखना, फिक्स्ड ओवरहेड केवल कौन सा इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। फिक्स्ड ओवरहेड केवल किसका इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिए। इन्होंने लिखा हुआ है फिक्स्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बात कर रखी है भाई। प्रोडक्शन का मतलब फैक्ट्री से, फैक्ट्री का खर्चा बढ़ा है 33 1/3%, मतलब कि 1/3 इंक्रीज हो गया, जितना पहले था उसका 1/3 अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, फैक्ट्री का खर्चा आपके पास है 3,60,000 रुपये फिक्स नेचर का। 3,60,000 का 1/3 कितना होता है, 3,60,000 का 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करो, 1,20,000 आएगा। इसका मतलब अगले साल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 3,60,000 प्लस 1,20,000, आपके पास आ जाएगा 4,80,000। 4,80,000, 3,60,000 में 1,20,000 रुपये जोड़ दिए, 4,80,000 रुपये आ गया आपके पास में। अगला जो आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का फिक्स खर्चा है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज, सेम अमाउंट। फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में, सेम रहेगा। लेकिन जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है उसमें चेंज आ गया, 1/3 आपका अमाउंट इंक्रीज हो गया। मतलब 3,60,000 में आप ऐसे लिख सकते हैं 1,20,000 रुपये जोड़ दो तो आपके पास में अमाउंट आ जाएगा 4,80,000 रुपये। इस तरीके से आपके पास एडवर्टीजमेंट का खर्चा 2024-25 में 45,200 रुपये इंक्रीज हो गया और आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 24,30,000। हम ये कह सकते हैं 2024-25 में जो गुड बनाकर हम बेच रहे हैं उसे बनाने में हमारी 24,30,000 रुपये की टोटल कॉस्ट आएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सेलिंग प्राइस बताओ, लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि जितना प्रॉफिट हमने पिछले साल कमाया था उतना ही प्रॉफिट हमें इस साल भी चाहिए। पिछले साल हमारा प्रॉफिट कितना था, 5 लाख रुपए था, हमें इस साल भी प्रॉफिट कितना चाहिए, 5 लाख। तो हमें अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करें भाई, हाँ जी, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल वैल्यू को क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करना पड़ेगा। सेल वैल्यू को क्वांटिटी सोल्ड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मुझे निकालना है कौन से ईयर का, 2024-2025 का। और चमत्कारी फॉर्मूला क्या है, सेल्स वैल्यू को आपने डिवाइड करना है क्वांटिटी सोल्ड से। अब सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड।
अब टोटल कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी क्वेश्चन में, देखो भी फटाफट से। टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है 24,30,000, 24,30,000 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट है। और 24,30,000 में आप अपना प्रॉफिट क्या कर दो, ऐड कर दो। तो प्रॉफिट हमें उतना ही चाहिए जितना प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर कमाया था 2023-24 में, 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपीज़। और इस बार हमारी जो क्वांटिटी है वो 20,000 नहीं है, 24,000 है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, बच्चे 20,000 से डिवाइड कर देते हैं, करना 24,000 से। तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 24,30,000 में 5 लाख आपने ऐड कर दिया, आपके पास आ जाएगा 29,30,000 सेल वैल्यू 24,000 यूनिट की। और पर यूनिट यदि आपसे पूछा जाए भाई सेलिंग प्राइस कितनी है, तो 24,000 से डिवाइड करके आप कहोगे 122.08, मतलब 122 रुपये 8 पैसे अप्रॉक्सीमेटली। चलिए भाई, हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्लास 2 आपकी आज ख़त्म होती है। ऐसी क्लास 3 क्लास 4 में आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।